होगा उसमें कराया था, तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए। देखो एसी चैप्टर जो है ना अल्टरनेटिंग करंट, उसकी खास बात ये है कि बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपको एक बार समझ आ गया ना सर्किट क्या है, तो बहुत लिमिटेड से टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इतने क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 साल में। देखो 97 क्वेश्चन पूछे गए, तो 97 क्वेश्चन पूछे मतलब क्या, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में। यानी कि 8 नंबर से ज्यादा 8 से 10 12 नंबर का एसी से कंसेप्ट आएगा। और छोटा सा चैप्टर है, लिमिटेड से क्वेश्चन है, लिमिटेड से कंसेप्ट है, बहुत लिमिटेड से फॉर्मूलाज है। तो इसको करना जो है ना हाई प्रायोरिटी पे रखो। अल्टरनेटिंग करंट से डरना मत। अगर कब समझ नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को क्या होता है फेजर डायग्राम, वो उसमें समझ नहीं आता है फेज एंगल क्या होगा, वो क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है, डाउट्स पूछ सकते हो। उसके अलावा फिर भी समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे जाओ, सिंपल सा, बहुत सारे टीचर्स ने 2-2 घंटे की वीडियो बना रखी है, वहां से एक बार तसल्ली से 2 घंटे की वीडियो देख लो। अगर पूरा भूल चुके हो, याद नहीं आ रहा क्या हो गया था, तो 2 घंटे टाइम निकाल के शांत वातावरण में बैठो, वीडियो देखो, वो आपको पूरा समझ आएगा। पूरा कंसेप्ट लिखो, फॉर्मूला लिखो, और पीवाईक्यूज निपटा दो सारे। तो ये आपके ना 2 से 3 नंबर, 10 से 12 नंबर आपके श्योरिटी से आ जाएंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारा वेरिएशन कुछ आता नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ एसी करंट, एसी करंट एंड इट्स एलिमेंट, एसी सर्किट एलिमेंट, है ना। पीवाईक्यू करेंगे बच्चे, जो चैप्टर टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। एसी सर्किट और इसके एलिमेंट, है ना। तो क्या थे, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर। एसी पावर सोर्स जो होता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एसी का करंट, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सब चीजें हैं। आरएलसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट जिसको बोलते हैं। पावर फैक्टर और इंपेडेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पावर फैक्टर का cos फाई फॉर्मूला होता है, क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब इजीली। इंपेडेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट Z इज इक्वल टू, वो आप निकाल सकते हो। ट्रांसफार्मर से नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स के रिस्पेक्ट में इनपुट आउटपुट वोल्टेज का रेशियो, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है कि भाई, जैसा इसमें क्वेश्चन आया था एक, कि यू हैव टू कैलकुलेट वोल्टेज एट इनपुट, तो वो कैसे आएगा, d∅/dt आप कर लो इंडक्शन का फॉर्मूला लगा के, तो वहां से आप इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लो, फिर रेशियो ऑफ द इनपुट टू आउटपुट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, उससे आप यू कैन फाइंड आउट द आउटपुट पे वोल्टेज। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सभी क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं, इसी को करना बहुत ईजी है, और बहुत ही प्रिडिक्टिव नेचर का चैप्टर है। तो आप इसको हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे, कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं। जिसको ये लगता है ना फिजिक्स मेरी वीक है, वो भी इसको कर सकता है। और तरीका क्या बताया, जाओ 2 घंटे तसल्ली से शांत वातावरण में एक वीडियो देख लो, जिन भी टीचर्स को आपको अच्छा लगता है, अवंती की क्लासेस देख लो, या फिर और कोई भी टीचर है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्स है, शांति से फॉर्मूला लिखो। हाँ जी मनीष। सर अवंती के वन शॉट लेक्चर्स हैं? नहीं यार, अवंती के वन शॉट नहीं है। तो वन शॉट बहुत सारे टीचर्स के हैं ना, तो अच्छे अच्छे, मैं भी कई बार देख लेता हूँ, आप वहां से देखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। तो बच्चे वहां जब आप पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साथ साथ लिख लो, या फिर जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ दिया था, है अभी आप सबके पास, वो ड्राइव लिंक शेयर किया था सर है ना, तो उसमें आप शीट है, उसमें हाईलाइट कर लो उनको, या शीट को देख लो, वहां से फॉर्मूला आपने पेपर पे लिख लिया, क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो, 20 25 50 क्वेश्चन कर लोगे, एसी आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है इस चैप्टर में। चलो जी, अब सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR series circuit is F0. Now the capacitance is made 4 times, then new resonant frequency will be. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? देखो रेजोनेंस के केस में XL इज इक्वल टू XC होता है यस सर। ठीक है। XL का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? XL इज ओमेगा L, और XC क्या होता है? 1/, ओमेगा सी। ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ठीक है, यस सर। तो नीचे आया ओमेगा। ओमेगा क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√LC। तो रेजोनेंस के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होते हैं, ये मुझे पता था, तो इससे मुझे फॉर्मूला मिल गया। वैसे कुछ बच्चों को डायरेक्टली याद होता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/√LC। 1/√LC। ओमेगा नोट भी लिखते हैं 1/√LC। तो ये फॉर्मूला है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है बच्चे? क्वेश्चन बोल रहा है कि यार 1/√LC की वैल्यू जो है ना वो F0 है, यानी कि F0 इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू, ये हमें फॉर्मूला से पता है, √LC। अब अगर कैपेसिटेंस को 4 गुना कर दिया जाए तो नई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बताइए बच्चे। कुछ नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी अमित कि चैप्टर को कैसे करना है, बट अभी पहला ही क्वेश्चन है। वी विल बी सॉल्विंग अवर ये
ये करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे जो अभी आपका 8 सितंबर को टेस्ट हुआ था। मनीषा मैम की आज तबीयत थोड़ी खराब है, शायद वो एब्सेंट है ना, कोई दिक्कत नहीं। करो करो आंसर बताओ। हाँ, सी क्या हो गया, सी बिकम्स सी डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी, ठीक है, और एल चेंज ही नहीं हुआ तो एल तो एल ही रख देंगे, तो हमारे क्या हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी एफ नोट डैश को क्या होगी, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट एल इंटू 4c, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, तो क्या हो गया बच्चे, दैट इज एफ नोट बाई 2। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ नोट बाई 2। अच्छा, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि कई बार ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी वर्ड भी यूज किया जाता है, व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, तो वो क्या कहलाती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, है ना बच्चे। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कई बार नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, तो हमने फॉर्मूला यूज किया और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एफ नोट बाई 2। अब इसमें डाउट है, अरे तू शांत क्यों हो गए भाई, पहले तो बोलते थे यार तुम लोग, चुप क्यों हो गए हो, ये गलत बात है, बोलो। यस सर, आ गया। आ गया, अगर डाउट होगा तो पूछेंगे ना, तुरंत पूछेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन ओके सर। ये करो, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इन द गिवन सर्किट विल बी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इन द सर्किट का आपको बताना है। देखो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर आपको दे दिया है। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना, ई क्या है, ई इज द पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द एसी सोर्स, सेल नहीं होगा बट एसी सोर्स होगा, मे बी एसी जनरेटर या समथिंग, है ना, इस तरीके का, तो उसका आपको ई का वैल्यू बता करो। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वही है, इसमें करंट से डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला वही है जो इंपीडेंस से आता है ना, ओके सर। स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, तो करंट से डिवाइड करोगे तो वोल्टेज के टर्म्स में फॉर्मूला आ जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर का स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। अभी वैल्यूज सीधा इसमें अपने को रखना है, क्या 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 वैल्यूज है यहाँ पे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर कितना है बेटा 80, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कितना है 100, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर 40, तो इसका कर तो आप स्क्वायर, तो अंडर रूट 80 का आ गया 6400, और ये 30 का सॉरी ये आपका 60 का जो है 3600, तो ये आपका क्या आएगा बच्चे, दैट विल बी अंडर रूट 10,000। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आ गया 100 वोल्ट्स। तो जो यहाँ से ईएमएफ या फिर जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया वो कितना है 100 वोल्ट्स, ठीक है 100 वोल्ट्स। क्या आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके सर। जिनको समझ नहीं आएगा, देखो मैं पूछ लूंगा, फिर नहीं तो आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर मैं रैंडमली नाम ले लेके पूछूंगा फिर आपसे कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया कि नहीं आया, है ना। अब इससे ज्यादा नहीं यस सर। होता, एग्जाम दिया, कुछ बच्चे तो एग्जाम स्किप कर देते हैं, फिर आपको सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड किया वो भी नहीं देखा, तो आज आपको टाइम अभी हमारा टेस्ट है क्या? हाँ 8 तारीख को हुआ था, वही है ये। ओके। और क्या, तुमने दिया नहीं होगा ना, तभी तो कह रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट सर, दिया था, वो सिमिलर क्वेश्चन लग रहे थे, मैंने शायद लेट ज्वाइन किया था। हाँ तो वही है, ये वही टेस्ट है ये, तो इसमें जो गलती उनको करेक्ट कर लेंगे। हाँ जी क्यों, सर इसका आंसर बी है। अरे रुक जाओ रुक जाओ, आंसर आएगा तो हैंड रेज करना, क्योंकि कुछ बच्चों को जिनको आता है उनका तो मुझे पता है, आई एम सेटिस्फाइड विद दोस किड्स, बट कुछ बच्चे ना पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं आज हम लोग कि क्या करें। आंसर क्या है, चलो इसका बता ही दिया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो हमें क्या करना है यार, द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर आपको बताना है, एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग आपको बतानी है। तो इसको सॉल्व करने का ना एक सिंपल तरीका भी है, ज्यादा दिमाग लगाए बिना।
एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या बराबर है इसमें सर्किट में? गुड इवनिंग सर। सीरीज एलसीआर Yes. सर्किट है, एक कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, और एक्ससी एंड एक्सएल आर इक्वल। तो क्या ये रेजोनेंस होगा? रेजोनेंट सर्किट है, रेजोनेंस वाला कंडीशन है ना? और रेजोनेंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि द ओनली वोल्टेज ड्रॉप अकर्स एट रजिस्टर के अक्रॉस उतना वोल्टेज ड्रॉप होता है जितना कि आपका एसी पावर सोर्स प्रोवाइड करेगा। मान लो वी वोल्टेज दिया तो वी ड्रॉप रजिस्टर के अक्रॉस हो जाएगा। यानी बोला जाए कि नेट वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट हैविंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो कैपेसिटर और इंडक्टर का जो पार्ट है उधर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 0, है ना? वोल्टेज तो ड्रॉप होगा बट उनके जो फेज होगा एक्सएल और एक्सी का वो कितना होता है? 180 डिग्री टू ईच अदर। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वोल्टेज ड्रॉप पूरा कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देंगे इन द केस ऑफ रेजोनेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर मान लो कुछ रहा होगा वी डैश, और तो इंडक्टर के अक्रॉस भी वी डैश ही रहेगा, बट ये दोनों अपोजिट फेज में रहेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एंड ड्यू टू दैट आपको नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, ये वोल्टमीटर का टर्मिनल है तो 0 वोल्ट मिल जाएगा, है ना? ओके सर। और एमीटर पे करंट क्या रहेगा? एमीटर पे करंट रहेगा V डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, V डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस क्या होता है इन द केस ऑफ रेजोनेंस? इम्पीडेंस R के बराबर होता है, R. बिकॉज हमें पता है इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, या एक्सी माइनस एक्सएल, कुछ भी कर दो, स्क्वायर में होता है तो कोई टेंशन नहीं है। तो एक्सी माइनस एक्सएल, अब एक्सी एंड एक्सएल आर बराबर, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर, तो जेड आर के बराबर है। तो आपने वोल्टेज लिखा 110 वोल्ट था, रेजिस्टेंस कितना है? 55 वोल्ट, 55 एम्पियर, तो करंट क्या आ गया? 2 एम्पियर, 55 ओम और करंट 2 एम्पियर, तो करंट यहाँ पे आएगा सर्किट में 2 एम्पियर, और वही आपका रीडिंग एमीटर शो करेगा। तो 2 एम्पियर एंड 0 वोल्ट्स, ठीक है, 2 एम्पियर एंड 0 वोल्ट्स। सर फर्स्ट पार्ट दोबारा बताना एक बार। वोल्ट First के part वो उसका वोल्टमीटर के क्रॉस कैसे? वोल्ट मीटर का बता देता हूँ। वोल्ट मीटर के अक्रॉस 0 वोल्ट क्यों आएगा? देखो एक बार मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा बेटा। चलिए, जैसे मान लो कि ये था वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ अक्रॉस रजिस्टर, और यही डायरेक्शन होगा आपका अप्लाइड वोल्टेज का। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर जो रहेगा वो रहेगा ऐसे आगे, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर रहेगा वो लैग करेगा, ठीक है। अच्छा, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है ना, एक सेकंड यार, ऊपर वीएल आएगा और नीचे, तो ये बताओ कि इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है? या 90 डिग्री या 90 डिग्री के अपोजिट पॉइंटिंग होंगे। अब रेजोनेंस का कंडीशन है, देखो एक्सएल और एक्सी आपको दिया हुआ है, एक्सएल एंड एक्सी दिया है। अगर करंट की बात करें, मान लो आई करंट है सर्किट में, तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आई इंटू एक्सी और आई इंटू एक्सएल दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो ये दोनों वोल्टेज वीएल एंड वीसीआर इक्वल, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे ना, बिकॉज दे आर इन अपोजिट फेज टू ईच अदर। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि इस सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस वो एक दूसरे से अपोजिट फेज में है, तो हेंस द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर विल बी 0, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में, लेफ्ट साइड वाले पार्ट में तो कोई वोल्टेज ड्रॉप हुआ ही नहीं हुआ, तो मतलब जो वोल्टेज यहाँ पे था वही वोल्टेज इधर रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द वोल्टमीटर 0। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, है ना। तो इस कारण से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वोल्टमीटर पे रीडिंग क्या आएगी? वोल्टमीटर पे रीडिंग आएगी 0 वोल्ट्स, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, करो इसको। जिसका आंसर आ जाएगा वो आंसर मत बताना, हैंड रेज करना, ठीक है, क्योंकि सबको एक बार ट्राई करना चाहिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो तो फिर समझो कि क्या पूछ रहा है ये।
सॉल्यूशन इजी है बट इसको समझना थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकती है। दो बार पढ़ो इसको कि क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो और फिर जिसका आंसर आ जाए हैंड रेज करना। देखो बेटा, a choke coil is needed to operate an arc lamp at 160 volts and 50 hertz. The arc lamp has an effective resistance of 5 ohm when running at 10 ampere RMS. If the same arc lamp is to be operated on 160 volt DC, what additional resistance would be required? ठीक है, तो यार ये आर्क लैंप क्या है? एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना। आर्क लैंप होता क्या आप लोगों को पता है? पहले आप लोगों ने अगर शायद नहीं भी देखा हो या देखा हो, ये अभी हमारी एलईडी लाइट्स होती है ना, एलईडी लाइट्स की जगह पहले सीएफएल लाइट होती थी, लंबी ट्यूब वाली नियॉन ट्यूब, जिसमें एक चौक कॉइल लगता था, वो ऐसे फ्लिकर करके जलती थी, ऑन होती थी। कभी देखी आपने वो? Yes, sir. ये वही वाली आर्क लैंप है, क्योंकि इसमें चौक कॉइल लगा है साइड में, तो वो उसको ऐसे फ्लिकर करके ऑन कर देता था। अब एक देखो ये, बट ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का हमेशा एक पावर रेटिंग होता है। आपने देखा होगा कि पावर रेटेड डिफाइन होता है ना, कि भाई ये वॉट, ये बल्ब है, ये 100 वॉट्स का है, ये बल्ब है 60 वॉट का है, ये बल्ब है 5 वॉट का है ना, ऐसे पावर रेटिंग होती है। तो अब किसी भी अप्लायंस को जब आपको ऑपरेट करना है तो उसमें पावर रेटिंग आप देखते हो कि पावर कंजम्पशन ऑफ द डिवाइस शुड बी इक्वल टू द रेटेड पावर। अगर उससे ज्यादा पावर अगर आप उसमें सप्लाई कर दोगे तो डिवाइस खराब हो जाएगा। कैसे होता है? जैसे मान लो कभी ओवर वोल्टेज आ गया, वोल्टेज सर्ज हो जाता है, कई बार तो हमारे पंखे ट्यूबलाइट सब खराब हो जाते हैं ना, तो हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिस्टर्ब होता है। तो वहां पे क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए सप्लाइड पावर एक्सीड कर जाता है सिस्टम, उसके डिवाइस के स्पेसिफिकेशन से, तो डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट ऐसा यूज करेंगे कि पावर रेटिंग पहले हम देखेंगे कि यार ये आर्क लैंप कितना पावर कंज्यूम कर सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क लैंप कितना दे रखा है बच्चे? 5 ओम्स। यस, और करंट कितना सस्टेन कर सकता है? ये 10 एम्पियर। ठीक है, अब इसको यहां से आप देखोगे कि कितना वोल्टेज ये सस्टेन कर पाएगा। एसी का आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट दिस डिवाइस कैन सस्टेन एट 10 एम्पियर कितना आएगा बच्चे? वो 50 वोल्ट्स है ना। 50 वोल्ट्स एट 10 एम्पियर ये सस्टेन कर सकता है, राइट। अब देखो, अब क्या करना है, इस आर्क लैंप को डीसी वोल्टेज, एसी सोर्स पे नहीं जोड़ना, अब जोड़ना है डीसी वोल्ट्स पे। डीसी वोल्ट पे जोड़ोगे, अगर आप इसको 160 वोल्ट 10 एम्पियर पे दे दोगे तो क्या इसकी पावर एक्सीड हो जाएगी? भाई यहां से अगर आप पावर रेटिंग निकालो, पावर कितना आएगा? इट कैन ओनली सस्टेन अ पावर ऑफ 500 वॉट्स VI, है ना। अगर आप इस पे 160 वोल्ट जोड़ दो, 10 एम्पियर का करंट फ्लो करा दो आरएमएस, तो कितना वाट हो जाएगा? 1600 वाट। ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके साथ सीरीज में एक, जैसे बल्ब है आपका, इसके साथ सीरीज में आपको एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, ताकि जो एक्स्ट्रा पावर मिल रही है या जो एक्स्ट्रा वोल्टेज मिल रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है, उसका कुछ पार्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाए और हमारा बल्ब जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, हमारा लैंप जो है वो जलता रहे, ग्लो करता रहे एट द रेटेड पावर ऑफ 500 वॉट्स। ठीक है बच्चे, अब क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इक्वेट दिस 160 वोल्ट आपने सप्लाई करना है, करंट आपको 10 एम्पियर चाहिए, और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जब देखो बल्ब के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ेगा तो आप रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब प्लस द एक्स्ट्रा एडिशनल रेजिस्टेंस ऐसे करो, तो आपको पता चलेगा कि कुछ पावर जो है वो ड्रॉप हो जाएगी बल्ब के अक्रॉस ड्यू टू द 5 ओम रेजिस्टेंस, और बची हुई पावर कौन कंज्यूम कर लेगा? द सीरीज में जो कैपिटल आर रेजिस्टेंस हमने जोड़ा वो। ठीक है, तो यहां से आपको आर की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे 160 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5 प्लस आर, तो आर विल बी इज इक्वल टू 16 माइनस 5, यानी कि आपको 11 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, सो दैट द बल्ब डज नॉट गेट डैमेज्ड, और वो 10 एम्पियर के करंट पर इफेक्टिवली चलता रहे।
समझ आया आपको कुछ कंसेप्ट जो मैंने बताया? Yes, sir. ये हमने किया क्यों? मैंने आपको ये बताया कि वोल्टेज ड्रॉप को ऐसे इक्वेट क्यों किया, बिकॉज ऑफ द पावर, है ना। डिवाइस को आप पावर के अकॉर्डिंग रेट करते हो, तो ऐसे मैंने आपका ये पावर का कैलकुलेशन जरूरी भी नहीं था, अगर ना चाहे तो हम हटा भी सकते हैं, बट हमें ये पता है कि वोल्टेज ड्रॉप 160 का है, वो होना चाहिए दोनों के अक्रॉस, एक बल्ब के अक्रॉस, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और ये बल्ब को आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस पे ग्लो करना है या फिर आपको उसके रेटेड पावर पे चलाना है, तो करंट की वैल्यू 10 एम्पियर ही लेनी पड़ेगी। तो ये आपको 5 + R × 10 किया तो 160 के बराबर आना चाहिए। V = IR, ये ओम्स लॉ ही है जो यूज किया, V = IR। तो ये R क्या है, बट R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट क्या रहेगा, दैट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टर R। तो ये हमने किया तो हमें कैपिटल R की वैल्यू जो मिली वो 11 ओम्स की मिलेगी। 11 ओम्स का रजिस्टर इसके साथ सीरीज में जुड़ना चाहिए व्हेन यू वांट टू ऑपरेट दिस बल्ब एट 160 वोल्ट DC, ठीक है। अब बोलोगे सर ये वाली वैल्यूज है 160 वोल्ट RMS, ये सब वो सब, इसका एक और एक्स्ट्रा पार्ट भी होता है, उसके लिए यूज होती है, बट इसमें कुछ डेटा रिडंडेंट भी है, 50 हर्ट्ज एंड ऑल दैट, उसका हमें कोई यूज आएगा नहीं, ठीक है जी। चलिए, बेसिकली एसी पावर सोर्स के स्पेसिफिकेशंस का यहाँ कोई यूज नहीं आया। अगर एसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते तो उनका यूज आता, बट हम इसको बाद वाले पार्ट से ही कर सकते हैं कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 एम्पियर करंट है, तो उससे हम इसको कर सकते हैं। चलिए, ये आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अ बल्ब एंड अ कैपेसिटर आर इन सीरीज विद एन AC सोर्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, हाउ विल द ग्लो ऑफ बल्ब चेंज। कैपेसिटर और एक बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं किसी AC पावर सोर्स के साथ, तो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC पावर सोर्स, व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस, बोलो बोलो, सर्किट ड्रॉ करो। कैपेसिटर के बाद ऐसे बल्ब ड्रॉ कर लेते हैं, ये जोड़ दिया Sir, आपने the glow किससे, increases. Option B. ग्लो इंक्रीजेस। अभी देखते हैं, शायद आपका आंसर सही है। देखो अच्छा, ये आपका AC पावर सोर्स है, V = V0 sin ω t। यहाँ पर कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, XC। और एक आपका बल्ब है, तो बल्ब क्या इंट्रोड्यूस करेगा, मान लो R रेजिस्टेंस इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या रेजिस्टेंस चेंज होता है या रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस एक फिक्स वैल्यू रहता है, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर। R = ρL/A। लेंथ ऑफ द वायर इज फिक्स्ड, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज फिक्स्ड, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वो भी फिक्स्ड है। तो रेजिस्टेंस आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, बट क्या XC डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। XC = 1/ω। 1/ωc. तो इसको लिखेंगे 1/2πf, ओमेगा को 2πf लिख सकते हैं इंटू C। तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी क्या XC की वैल्यू घट जाएगी, Sir. F इंक्रीजेस इंप्लाइज XC डिक्रीजेस, यानी कि रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैपेसिटर इन द सर्किट डिक्रीजेस, यानी कि बोले तो XC डिक्रीज करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर डिक्रीज कर जाएगा। XC डिक्रीज करेगा तो VC डिक्रीज करेगा, तो अवेलेबल वोल्टेज टू द बल्ब विल इंक्रीज। तो जैसे अवेलेबल वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या बल्ब ब्राइटर ग्रो करेगा कि थोड़ा डिम, वो लेस ब्राइटनेस होगी, ग्लो Sir, इंक्रीज करेगा। brighter. ज्यादा वोल्टेज आती है, जैसे आपने पुराने टाइम के बल्ब देखे होंगे, तो कम वोल्टेज आती थी तो वो थोड़ा धीमा जलते थे। जैसी वोल्टेज बढ़ेगी बल्ब को अवेलेबल वोल्टेज, तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर V जो मिल रहा था वोल्टेज, उसमें से VC वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा था और VR ड्रॉप हो रहा था बल्ब के अक्रॉस। तो अगर जैसे आपने XC को घटा दिया तो वोल्टेज जो है VC वो क्या होता है, VC = करंट इन द सर्किट इनटू XC। तो XC घटेगा तो VC भी घट जाएगा, VC घट जाएगा तो आपको वोल्टेज अवेलेबल टू द रजिस्टर जो है वो क्या बचेगा, V - VC, तो वो बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज अवेलेबल टू द बल्ब विल इंक्रीज, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। तो ग्लो विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर B।
बी इसका ऑप्शन सही है। अगर यहाँ इंडक्टर जुड़ा हुआ होता तो क्या करते बच्चे, एक्सी की जगह इंडक्टर होता, एक्सएल तो फिर क्या होता, decrease. ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस फिर बल्ब की कम हो जाएगी, द ग्लो विल डिक्रीज, अगर इंडक्टर जुड़ा होता तो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको खुद करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 9:15 पे आपसे पूछूंगा, तब तक आप लोग ट्राई करेंगे, इसको दिमाग लगाओ कैसे करना है। चलो सब बच्चे करो इसको। देखो आपको ना सुपर इम्पोजिशन दे रखा है, करंट जो है आई गिवन है 4 sin प्लस 3 को, सतीश म्यूट कर लो बच्चे, है ना, 4 sin ओमेगा टी प्लस 3 cos ओमेगा टी इज गिवन। तो अब आपको ना एक जनरल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ताकि आप इसका जो क्या बोलते हैं आई नोट की वैल्यू निकाल सको। आई नोट की वैल्यू सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी, यानी पीक वोल्ट पीक करंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, व्हाट इज द पीक करंट, है ना। तो ये 90 डिग्री के फेज में चलेंगे दोनों, तो इसको आप ना ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, दो तरीके से सोच सकते हो। थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि 4 यूनिट्स इधर है तो 4 sin ओमेगा टी है, और दूसरा है 90 डिग्री पे इससे, जिसको बोलेंगे अपन 3 cos ओमेगा टी, साइन से 90 डिग्री से है, ठीक है, 3 cos ओमेगा टी। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा बच्चे वो ऐसा आएगा, दैट विल बी समथिंग 5 आएगा, 3 और 4 का जो रिजल्टेंट आएगा पाइथागोरस 90 डिग्री पे, तो 5 sin ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ये थीटा इधर है ना, ओमेगा टी तो पहले ही था, उसमें थीटा और ऐड कर दिया, तो ये आएगा। एक तो ये तरीका है इसको इमेजिन करने का। दूसरा तरीका क्या है, ये आपका ऐसा, अब एक एक जा रहा है आपका 4 sin ओमेगा टी, तो ऐसे जाएगा, ये साइन वाला करंट का मैग्नीट्यूड ऐसे जा रहा है। कोस वाला कैसे आएगा, कोस वाला है 3 cos ओमेगा टी, तो 3 है तो थोड़ा नीचे से शुरू होगा, ये आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा। तो जब इनको आप ऐड करोगे तो पीक से पीक मिलेगा, और तो तब ये ऐड अप होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों जुड़कर कहीं इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है आई नॉट वो ऐसे मिलेगा, तो इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन मिलेगा, वो ऐड होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों पॉजिटिव साइड में है और मैक्सिमम पे है, तो इधर आपको पीक मिलेगा, तो दैट पीक वैल्यू विल बी 5 ऑफ समथिंग साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, ये थीटा वैल्यू होगी। तो आपको इस तरीके से इमेजिन करो कि एक कंपोनेंट 4 है, दूसरा 3 है, दोनों ऐड अप होंगे, सुपर इम्पोज होंगे, तो आप इसको ऐड करके 5 ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लोगे। तो यहाँ से आपका जो आई टी है, यू कैन राइट दिस थिंग एज 5 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इस इक्वेशन को अब आप देखते हो तो आपको मिल गया कि आई नोट जो है पीक वैल्यू ऑफ करंट रहेगी 5 एम्पियर, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या रहेगी, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका सही आंसर। इंटीग्रेशन से भी तो हो सकता है। इंटीग्रेशन से कैसे करोगे बताओ, हाँ वैसे भी अरे कर सकते हो, वो तो फिर है ही, वो तरीका तो है ही, वैसे भी कर सकते हो। जो आरएमएस वैल्यू का जो वो क्या बोलते हैं फॉर्मूला, उसमें लगा के ना, वही कह रहे हो ना बच्चे, √1/, तो उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। साइन और कोस के आप वो डोमेन ले लो 0 to t, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा। बट इजी करना है ना अपने को इंटीग्रेशन में पढ़ना है, हमें पता है कि दोनों 90 डिग्री पे, तो कर लो कैलकुलेट, ऐसे ही होगा हमेशा। देखो ये तरीका इसको विजुअलाइज करने का ज्यादा बेस्ट तरीका नहीं है, बट ऐसे सोल्व हो जाएगा आपका हमेशा। एक 4 साइन थीटा कंपोनेंट कोस थीटा हमेशा पर 90 डिग्री पे होंगे, राइट, फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी हैविंग सम एंगल विद द साइन थीटा कंपोनेंट, और जो रिजल्टेंट आएगा उन दोनों का ऐसे आप पाइथागोरस से कर सकते हो, कोई टेंशन है नहीं।
ठीक है, विजुअलाइज आप ऐसे करो, अदरवाइज जो फर्स्ट प्रिंसिपल है बाय डेफिनेशन ऑफ द आरएमएस जो होता है उसे कर लो, आरएमएस वैल्यू आरएमएस से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तब भी आंसर 5/√2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये टफ क्वेश्चन है भाई, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको करो। जिसका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे, ठीक है। इसके लिए 2 मिनट दे रहा हूँ, थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन, है ना। जिसका आंसर आएगा हैंड रेज जरूर करना जैसे ही आंसर आ जाता है। सर ये इतना टफ क्वेश्चन है कि इतना टफ क्वेश्चन है कि अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। पावर फैक्टर क्या होता है भाई? कोस फाई आर बाई जेड। इज द रेशियो आर बाई जेड। आर बाई जेड होता है ना पावर फैक्टर। तो आर की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 12 और जेड की 15। तो पावर फैक्टर क्या आ गया? 0.8। 0.8। ठीक है, अच्छा चलो ये तो था आसान बात। अब मुझे बताओ पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जो कोस की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। व्हाट कैन बी द वैल्यू? कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। 1। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, वो क्या हो सकती है? कोस ऑफ 0 डिग्री यानी कि 1। और कब होगा? व्हेन फाई इज इक्वल टू 0। और ये कब होगा? ऑल्सो व्हेन आर इज इक्वल टू जेड। आर इज इक्वल टू जेड कब होता है ये बताओ? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इम्पीडेंस कब होता है? अभी किया था रेजोनेंस के केस में। जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो एक्सएल एक्सी बराबर रहेंगे। तो जेड के फॉर्मूला में जब आप रखते हो तो क्या आता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। तो एक्सएल एक्सी बराबर होंगे तो आपका जो है ना आर आ जाएगा। Yes, sir. बिकॉज एक्सएल एंड एक्सी आर इक्वल इन केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस के केस में पावर क्या होगी? एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होगा बच्चे? जब पावर फैक्टर मैक्सिमम रहेगा, यानी पावर फैक्टर 1 रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द मैक्सिमम पावर विल बी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जब आपका रेजोनेंस हो रहा होगा उस समय मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो रहा होगा सीरीज एलसीआर सर्किट में, और उस समय आपका पावर फैक्टर क्या रहेगा? 1 रहेगा, है ना। पावर फैक्टर की वैल्यू 1 रहेगी। और उसी समय बोल दोगे कि रेजिस्टेंस और इंपीडेंस बराबर है, उसी समय बोल दोगे एक्सएल एंड एक्सी भी बराबर है ना। और फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द नेट वोल्टेज इन द सर्किट वो 0 हो जाएगा, है ना। तो वो आपको पता है, क्योंकि ओनली एक्टिव कंपोनेंट इन द केस ऑफ रेजोनेंस इज रेजिस्टर। द ओनली एक्टिव कंपोनेंट इन द सर्किट इन द केस ऑफ रेजोनेंस इज रेजिस्टेंस ओनली, है ना। बाकी दोनों कंपोनेंट में कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, ना एक्सएल में ना एक्सी में, वो एक दूसरे के साथ खेलते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान सवाल था, तो आपने सच में सीरियसली ले लिया इसको कि यार इसमें ये टफ है, टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 करो। द साइनोसॉइडल पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसको खुद करने की कोशिश करो और समझो। जिसने फर्स्ट प्रिंसिपल देखा है ना, आरएमएस वैल्यू वाला समझा है थोड़ा ढंग से, वो इसको वैसे भी कर पाएगा। अदरवाइज फिर एक चीज बताऊंगा उससे इजीली हो जाएगा। करो एक बार इसको ट्राई।
जिसका आंसर आएगा बेटा हैंड रेज कर लेना एक बार, ट्राई करते हैं अपन 1 मिनट के लिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। एक बार पढ़ो 2 बार क्वेश्चन को, दोनों ग्राफ्स को देखो और ट्राई टू फिगर आउट कि इनमें आरएमएस वैल्यूज क्या होंगी। पहला तो साइनोसोइडल आपको दिख रहा है वेरिएशन, तो उसका वी नो कि क्या होती है पावर, जो वोल्टेज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या रहेगी, वी नॉट बाई √2। दूसरा है स्क्वायर वेव, अल्टरनेटिंग करंट है बट स्क्वायर वेव है, इसमें आरएमएस वैल्यू क्या होगी ये सोचने की, ये थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करो। व्हाट विल बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ, क्या आपको ऐसी फील आ रही है कि स्क्वायर वेव में आरएमएस वैल्यू पीक वोल्टेज के बराबर रहेगी? यस सर। देखो पहले ना क्या होता था, पहले एक चीज और होती थी सिलेबस में, एसी रेक्टिफायर। तो वो क्या करते थे, एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं हम। एसी अगर आपके पास है ना, तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डायोड्स, है ना, सेमीकंडक्टर्स में आप पढ़ोगे। तो डायोड्स की मदद से हम यूज कर लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहाँ पे लगे होते हैं, जैसे आपका फोन का चार्जर होता है आपके घर पे, तो फोन के चार्जर में आप इनपुट पे क्या देते हो, एसी, और आउटपुट पे क्या मिलता है, डीसी। डीसी मिलता है। तो उसमें 2 चीज होती है बेटा, एक तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और साथ में एसी रेक्टिफायर। तो उसमें क्या होगा कि वो आपका पहले तो स्टेप डाउन करेगा, 220 वोल्ट्स को 5 वोल्ट्स पे लेके आएगा, और फिर 5 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो आरएमएस वैल्यू है वो क्या होती है, जैसे मान लो मैं इसको बोल दूं ये कोई डिवाइस है, इसमें इधर से गया एसी, इनपुट पे गया अल्टरनेटिंग करंट, और आउटपुट पे क्या आया, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो हम आरएमएस वैल्यू क्या बोलते हैं कि एसी से जो आई वो, तो मान लो आपकी यहाँ से एसी से तो वेरिंग वोल्टेज आएगा, पहले 0 था, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर 0, ऐसा हुआ। ठीक है, तो इनपुट पे वोल्टेज की अगर हम बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं यार कि इनपुट वोल्टेज तो हमेशा टाइम के साथ बदलता रहेगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी के हिसाब से, बोल सकते हैं ये बात। और आउटपुट पे हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है डीसी की, जिसको हम बोल देते हैं वी, आरएमएस। ठीक है, आरएमएस वैल्यू। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डीसी इक्विवेलेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को ही क्या बोला जाता है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो रेक्टिफायर क्या करता था, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस में जब साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, तब आपको नजर आएगा कि वोल्टेज आपका मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो इसकी कुछ एक एवरेज वैल्यू होगी, है ना, जो कहीं लाई करेगी मिनिमम और 0 के बीच में, मैक्सिमम और 0 के बीच में इधर। तो पहले ऐसा होगा पॉजिटिव साइकिल में, नेगेटिव में इधर कहीं लाई करेगी, पॉजिटिव में फिर इधर कहीं लाई करेगी, ऐसा होगा। ठीक है, बट हमारा रेक्टिफायर क्या करता है, वो इसको ना नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव करता है कि नीचे वाला जो है ना वो पार्ट हटकर ऐसे आ जाता है। तो आपको प्लॉट जो बुक्स में ग्राफ में वो ऐसे दिखेगा आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई ये इफेक्टिव वैल्यू है, जिसको हम वीआरएमएस बोलते हैं, दैट इज द डीसी इक्विवेलेंट। जब हम फॉर्मूलाज में यूज करते हैं तो आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं बिकॉज इट इज डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो वेरी कर रहा है, बट उसका एक कुछ इफेक्टिव वैल्यू आएगा, दैट इज आरएमएस वैल्यू। अब यहाँ देखो, ये तो वेरिंग था तो आपने नीचे शिफ्ट किया उसको, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वेव देखो, या तो मैक्सिमम है या फिर एकदम से मिनिमम है, फिर एकदम मैक्सिमम है, फिर एकदम से मिनिमम है ना। तो इसको जब आप रेक्टिफाई करोगे तो यही आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल का ये, नेगेटिव का ये, पॉजिटिव का ये, नेगेटिव का ये। तो जब रेक्टिफायर लगाते हैं तो ये नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में ट्रांसफर कर देता है, तो फिर क्या आएगा, इफेक्टिव वैल्यू है ना वो इधर ही आ जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू दोनों क्या रहेंगे, बराबर। पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू बराबर रहेंगे। तो स्क्वायर वेव में आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स जो है वो पीक वोल्टेज के बराबर रहता है। तो ये आप रखो कि पहले वाले में जो वीआरएमएस है वो वी नॉट बाय √2 है, और दूसरे में वीआरएमएस है वो वी नॉट के बराबर है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको मैंने हिंट दे दिया। अब मुझे बताओ व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द हीट एट इन द केस ऑफ सेकंड सर्किट, दूसरे सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस है वो क्या है। फर्स्ट में तो हीट प्रोड्यूस W है, तो सेकंड में हीट प्रोड्यूस ज्यादा आएगा कि कम आएगा, पहले तो ये बताओ तुम। भाई हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल टू I² R, या फिर इसको बोल देते हैं
इसको क्या बोलते थे, वी स्क्वायर बाय आर। तो हीट प्रोड्यूस वी स्क्वायर बाय आर होगा या आई स्क्वायर बाय आर। तो रेजिस्टेंस तो सेम ही है, सेम ही सर्किट है, उस पर अलग अलग वोल्टेज लगाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो हीट का रेशियो मान लो पहला था W, दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है H की वैल्यू, ठीक है। तो पहले वाले में वोल्टेज क्या थी, V नॉट बाय रूट टू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरे वाले में वोल्टेज क्या है, V नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो, इम्प्लाइज H इज इक्वल टू W बाई H इज इक्वल टू V नॉट बाय 2V नॉट। तो यहाँ से H क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W। डबल हीट डिसिपेशन होगा बिकॉज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी बढ़ गया है ना। तो रूट 2 टाइम्स था, तो रूट टू का स्क्वायर करना है अपने को क्योंकि V स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो दैट मीन्स 2 टाइम्स विल बी द heat dissipated in the case if the circuit is applied with a square wave of V naught वैल्यू है ना, V naught उसका पीक वोल्टेज है, तो वहां पे स्क्वायर वेव है, तो दैट विल बी हैविंग 2 टाइम्स द हीट डिसिपेशन। तो 2W हो जाएगा, फर्स्ट में W था, सेकंड में 2W हो जाएगा। आपको कुछ समझ आया इसका? कितने बच्चों को समझ नहीं आया तो हैंड रेज करके पूछो, जो चीज समझ नहीं आई वो पूछो, मैं बता देता हूँ। अदरवाइज ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि आरएमएस वैल्यू होती क्या है। हाँ जी नंदिनी पूछिए बच्चे। सर ये W/H वाला दोबारा समझाइए। W/H, अच्छा। तो वो हीट का फॉर्मूला पता है ना, जूल हीटिंग क्या होती है, हीट कैसे आती है सर्किट में, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है और किसी आई करंट रेजिस्टर आर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो ये हमने 9th 10th में भी देखा है ये फॉर्मूला कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। जूल, इसमें ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ लगाओगे तो आई को क्या लिख सकते हो, V बाय आर, तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, तो क्या आ जाएगा, यही लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय आर। तो हीट इज ऑल्सो स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और हीट का एक बात और भी होती है, हीट इज ऑल्सो इक्वल टू पावर इन द सर्किट, तो ऐसे हमने पावर को V स्क्वायर आर भी लिखते हैं, ठीक है। तो V स्क्वायर बाय आर है। अब आपको दिया कि व्हेन दिस सर्किट इज अप्लाइड विद साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, तो आपको W मिल रहा है हीट, लेकिन जब इसको स्क्वायर वेव का इनपुट दिया जाएगा तो क्या हीट प्रोड्यूस होगा। तो देखो मैंने बोल दिया कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे V की वैल्यू क्या रखेंगे, प्रोपोर्शनल भी क्यों, इक्वल ही रख लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला ये। तो W इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर है, जहाँ पे V की वैल्यू है वो V RMS रखते हैं ना, जब भी हम DC वाले फॉर्मूलाज यूज करते हैं तो RMS वैल्यूज रखते हैं, डायरेक्ट करंट ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं तो दैट इज DC, तो RMS वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे V की जगह क्या रखेंगे, V नॉट बाय रूट 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का हमें नहीं पता जो भी है, तो ये W आ गया। और हीट डिसिपेटेड इन द केस व्हेन इट इज अप्लाइड विद एन स्क्वायर वेव, तो वहां पे RMS वैल्यू किसके बराबर है, V नॉट के बराबर, तो V नॉट स्क्वायर बाय आर। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो W की वैल्यू क्या आ रही है, लेफ्ट साइड में W की वैल्यू क्या आएगी, V नॉट स्क्वायर बाय 2R। W इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर बाय 2R, तो हीट क्या होगा, V नॉट स्क्वायर बाय 2R, V नॉट स्क्वायर बाय R को हम लिख सकते हैं ना 2 टाइम्स ऑफ W। W की वैल्यू V नॉट स्क्वायर बाय 2R थी और हीट आ गया V नॉट स्क्वायर बाय R, तो इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ W, ठीक है। So due to the difference in the effective voltage, so RMS value for a square wave is V naught is equal to peak voltage, वो यूज किया और हमने आंसर निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इजी है, ऑप्शंस पढ़ोगे डायरेक्टली आंसर कर पाओगे, आज ही क्लास में इन कंसेप्ट्स को हमने यूज किया है। देखो बेटा इनमें से ना एक ही ऑप्शन सही हो सकता है ना, तो अगर आप एक ही ऑप्शन सही हो सकता है तो बिना कैलकुलेशन करे अगर आपको कोई ऑप्शन सही मिल रहा है तो फिर हम उसको टिक कर देंगे ना। जैसे आप रितु ने बोला ऑप्शन बी इज द करेक्ट, तो बी को करेक्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से बल्ब के कौन से ब्रांच में करंट ज्यादा है, तो जिसमें करंट ज्यादा होगा वो वाला बल्ब
ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा तो ज्यादा ब्राइटर जल रहा होगा, बट फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट करंट इन बोथ सर द, सी। है ना। लेकिन पहले अगर मान लो ऑप्शन ए बी सी डी में से अगर नीचे वाले सी एंड डी गलत हैं दोनों, तभी हम कैलकुलेशंस करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि सी और डी में से कुछ सही है तो हम वहीं टिक मार देंगे ना, तो फिर डेफिनेटली ए और बी गलत ही होंगे। तो देखो ऑप्शन सी देखो, एज द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड ब्राइटनेस ऑफ B1 विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ B2 विल डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ता है कि घटता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ने से सर घटता है। एक्सी था ना, अभी तो बता देते बच्चे, एक्सी इज इक्वल 1/ωc। है ना। तो क्या हो गया, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, घटेगा। कैपेसिटी घटेगा। घटेगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर घट जाएगा, है ना। तो ज्यादा पावर अवेलेबल रहेगी B1 के पास, तो ज्यादा पावर अवेलेबल रहेगी तो B1 ब्राइटर हो जाएगा। और जैसे ही क्या बोलते फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस के इंडक्टर बढ़ जाएगा और इसकी वजह से B2 के पास कम वोल्टेज अवेलेबल रहेगी तो वो कम ब्राइटर होगा, है ना, कम ब्राइटनेस पे हो जाएगा, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ब्राइटनेस ऑफ B1 विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ B2 विल डिक्रीज। तो ये बात सही है ना, बिकॉज XC घट जाएगा और XL बढ़ जाएगा। तो XC घटेगा तो B1 ब्राइटर हो जाएगा और XL बढ़ेगा तो B2 की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो हमने पढ़ा, आज ही पढ़ा, अभी पढ़ा इसी सॉल्यूशन में। नहीं आई बात समझिए तुम्हें? बोलिए। आ गई सर। ऐसे सोए सोए बैठे हो यार तुम, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी डाउन हो गई तुम्हारी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। A circuit draws 330 watt from 110 volt 60 hertz AC line. The power factor is 0.6 and the current lags the voltage. करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड। वोल्टेज लीड किस में करता है, इंडक्टिव सर्किट में। द कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कैपेसिटर दैट विल रिजल्ट इन द पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू। एक और एक्स्ट्रा कैपेसिटर जोड़ा जाए इस सर्किट में जिससे पावर फैक्टर 0.6 से बढ़कर 1 हो जाए। पावर 6.6 से पावर फैक्टर बढ़कर 1 हो जाए। पावर फैक्टर 1 कब होता है, अभी बताया था आपको, कब होता है पावर फैक्टर 1? When R equals to Z. रेजोनेंस के केस में। इन द केस ऑफ रेजोनेंस, यानी कि जब आपका XL और XC क्या होंगे, बराबर, सेम होंगे। ठीक है। अब करो, इतना हिंट दे दिया, अब आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करो और हैंड रेज करना पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। इनिशियली करंट लैग्स द वोल्टेज। तो मतलब एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है सर्किट में, फिर आप बाद में कैपेसिटर जुड़ जाएगा तो फिर ये LCR सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में आ जाएगा। बताओ बेटा, आया आंसर आपका? तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे भूख लग गई यार। चलो हंसो हंसो, ठीक है। मैं पिछले कितने घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 4 साढ़े 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, भूख लग गई यार।
डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। चलिए देखो, एक बार ना थोड़ा हिंट और ले दो, अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो पहले समझो तुम। एक बार क्वेश्चन को मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, फिर जो फील देना चाह रहा है ना एग्जामिनर, वो फील दिलाता हूँ, और फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। छोटा सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग कर देता है। अ सर्किट ड्रॉज सम पावर फ्रॉम सम पावर सोर्स, ठीक है, एसी पावर सोर्स, पावर फैक्टर इज 0.6। तो पावर फैक्टर 0.6 है, इसका मतलब क्या है बच्चे कि कंपोनेंट है ना एक से ज्यादा होंगे, पहली बार। दूसरा, करंट लैग्स द वोल्टेज, करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रहा है, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि एक कैपेसिटर ऐड कर दिया जाए सीरीज में इस एग्जिस्टिंग सर्किट के साथ, तो पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है। तो हमें पता है कि यार यूनिटी पावर फैक्टर सीरीज एलसीआर सर्किट में होता है जब तीनों कंपोनेंट जुड़े रहे। और अगर पहले ऐसे रजिस्टर था और उसके साथ एक इंडक्टर जुड़ा हुआ था और इसके साथ ये आपने एसी पावर सोर्स जोड़ रखा था, उस समय आपको बोला गया था कि उस समय कोस ऑफ फाई जो है पावर फैक्टर वो 0.6 है। तो मुझे पता है कि जब इंडक्टर होगा तभी नेट बिहेवियर ऑफ द सर्किट क्या होता है, इंडक्टिव होता है, और इंडक्टिव बिहेवियर में ही हमें पता है वोल्टेज लीड करता है करंट को। तो ये पहला सर्किट था, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई इस एग्जिस्टिंग सर्किट के अंदर रजिस्टर अपनी जगह रहेगा, इंडक्टर अपनी जगह रहेगा, इसके साथ कुछ कैपेसिटर आपने और जोड़ दिया, पावर सोर्स वही है जो पहले था, और अब जो पावर फैक्टर बढ़कर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। हमें पता है कि पावर फैक्टर 1 होता है तो उस टाइम क्या कंडीशन होती है कि एक्सएल जो है और एक्सी है वो दोनों क्या रहेंगे, आपस में बराबर बोल रहेंगे, ठीक है। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है यार, मुझे फाइंड आउट करना है पहले तो करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट में फाइंड आउट करना चाहूंगा। उसके बाद मैं एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इधर से इधर करंट इन द सर्किट निकाल लूंगा, फिर इंपिडेंस ऑफ द सर्किट निकालूंगा इस वाले का, और फिर मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड आउट द एक्सी वैल्यू, सॉरी एक्सएल वैल्यू, एक्सएल वैल्यू निकाल लूंगा। यहाँ से एक्सएल आएगा फर्स्ट सर्किट से, उसको एक्सी के बराबर पुट कर दूंगा खाली, बिकॉज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इटसेल्फ सेज कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो जो भी वैल्यू एक्सएल की आएगी उसको एक्सी के बराबर पुट कर दूंगा, फॉर्मूला रखूंगा एक्सी का 1/2 पाई एफसी 1/ओमेगा सी, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, ये सब्स्टिट्यूट करके मुझे सी का वैल्यू मिल जाएगा। अब प्रोसेस आपको बता दिया मैंने, क्यों इतने छोटे से क्वेश्चन में इतनी बात थी वो भी बता दिया, और अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। करो अब सॉल्व। कर लो फटाफट, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा फिर छोड़ दूंगा, 2 क्वेश्चन और कराएंगे। क्या पावर से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो? भाई पावर कंजम्पशन कहाँ पे होता है, एसी, जब एसी सोर्स होता है तो ओनली पावर कंज्यूमिंग सिस्टम इज रजिस्टर, रजिस्टर में ही पावर कंजम्पशन होता है। इंडक्टर तो चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, डिस्चार्ज, है ना, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज ऐसे होगा। तो पावर कंजम्पशन इन इंडक्टर तो 0 है, रजिस्टर के अंदर पावर कंजम्पशन होगा। तो आप लगाओ फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू V²/R, वोल्टेज दे रखा है, पावर दे रखा है, रजिस्टर का R निकाल लो, ठीक है। फिर इम्पिडेंस का फॉर्मूला लगाओ, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL², ठीक है। इम्पिडेंस का फॉर्मूला निकाल के आप क्या निकाल सकते हो, फिर करंट निकाल सकते हो, राइट। करंट से इक्वेट कर दो इसको, I इज इक्वल टू V/R, I इज इक्वल टू V/Z, ठीक है। वो वैल्यू रखोगे, इसको इम्पिडेंस से इक्वेट करो तो आपको एक्सएल की वैल्यू मिलने लगेगी। सबसे पहला स्टेप है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालो R, फिर R से आप Z इम्पिडेंस निकाल लो,
और इम्पिडेंस को फिर रख दो ऐसे, पावर फैक्टर दे रखे ना 0.6, इसमें करंट भी नहीं निकालना पड़ेगा, पावर फैक्टर 0.6 इज इक्वल टू आर बाई जेड कर दो, तो वहां से आपको एक ही अननोन बचेगा जो है एक्सएल, क्योंकि आर की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, फिर एक्सएल को एक्सी से इक्वेट करो और आंसर आएगा। करो अब मैं नहीं बता रहा हूँ, अब जितना टाइम लोगे आप लोगे, तब मैं बताऊंगा। एटलीस्ट 4-5 बच्चे जब इसको सॉल्व कर लेंगे तब कराएंगे, करो सब बच्चे। अब तुम्हारी मर्जी है, मुझे 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं, चाहे आप अभी कर लो फटाफट, चाहे आप 10:30 बजे आओ, 11 बजे मैं बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, करो। क्या आप आर निकला आपका, आर वैल्यू निकल गई? देखो यार, ये आर है, ये एक्सएल, ठीक है। हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन में पावर दे रखा है, पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, ठीक है। आ गया वो आंसर आ गया बेटा आपका? यस सर। क्या आया? आर की वैल्यू आ गई सर। अच्छा, आर की वैल्यू आ गई, तो क्या करें, पावर को रखें 330, वी स्क्वायर आपका 110 का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो आर क्या आएगा, 110/3 आएगा, ठीक है, 110/3 ओम्स, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब मैं निकालूंगा इम्पिडेंस और इसको रखूंगा, पावर फैक्टर को रख दूंगा 0.6 इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो मैं इसको करते टाइम ऐसे लिखेंगे, देखो 0.6 पावर फैक्टर होता है आर बाई जेड, तो आर इज 110/3, तो जेड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी 110/3 का स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ पे एक्सएल इज द ओनली अननोन वैल्यू, एक्सएल के लिए सॉल्व करो इसको, एक्सएल की वैल्यू आएगी, उस एक्सएल को मैं एक्सी से इक्वेट कर दूंगा, जो कि एक्सी क्या होगा, 1/2 एफ सी के बराबर। 2 इज ए कांस्टेंट, एफ की वैल्यू आपको 60 हर्ट्ज दे रखी है, सी आपको कैलकुलेट करना है जो कैपेसिटर रहेगा, ठीक है। अब एक्सएल निकाल लो, उसको इक्वेट करो 1/2 एफ सी से, और सी की वैल्यू मुझे बताओ। अब आप लोग करो इसको, अब सब बता दिया आपको। पावर फैक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, इम्पीडेंस फॉर आरएल सर्किट जो है वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और पावर कंज्यूमिंग डिवाइस केवल रेजिस्टेंस होता है सर्किट में, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से हमें रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। अब करो बच्चे, अब इससे ज्यादा क्या बता सकते हैं इसमें, तो आपको ही करना पड़ेगा। एक्सेल की वैल्यू कैलकुलेट करो और बताओ मुझे। सर आ गया आंसर। क्या आया बच्चे? सर ऑप्शन बी। सर 54 माइक्रोफैराड है। यस सर। 54 माइक्रोफेराड इज द राइट आंसर, है ना, जिनका 54 आ गया। देखो एक्स सर ऑप्शन 440/9, 440/9, 440/9 आएगा एक्सेल ओम्स में, तो इसको इक्वेट कर दो 1/2 एफ सी से, तो 1/2 एफ सी से इक्वेट करोगे, बाकी वैल्यूज रख लो यार, उसके बाद तो सिंपल है। उसके बाद 440/9 इंटू सॉरी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60 इंटू सी। तो ये कैपेसिटर जोड़ा जाए सर्किट में, ताकि जो एग्जिस्टिंग सर्किट था वो रेजोनेंट सर्किट में कन्वर्ट हो जाए। तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या आएगी, C इज इक्वल टू 54 माइक्रोफेराड। ये सही आंसर है, ठीक है, सॉल्व करोगे यही आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बट एक बार समझ लो जिनको समझ नहीं आया। आपको समझ आया, जिनको आंसर निकल गया उनको ये समझ आया क्वेश्चन था क्या ये? यस। यस देखो हमें थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। पहला कि ओनली पावर कंज्यूमिंग डिवाइस इन द सर्किट इज रेजिस्टेंस। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर मैग्नेटाइज हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पावर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, हमने ग्राफ भी देखे थे इसके, ठीक है। एक्सी में भी यही होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। तो अगर इनका रेजिस्टेंस आइडियली 0 माना जाए तो कुछ इफेक्ट नहीं डाल रही है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 54 माइक्रोफेराड ऐसे आएगा। फिर आप ये पावर फैक्टर से कर लोगे, फिर इसको इक्वेट कर दोगे, बाकी स्टेप आपको आगे होंगे समझ। अब
क्वेश्चन नंबर 11 करो और 12 करो, ये 2 क्वेश्चन करेंगे फिर छोड़ देंगे। 11th करो, 12th बहुत आसान है, 11th आप करो। 11th पहले कर लो, 12th में तो आधा मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। A current of 4 ampere flows in a coil when connected to 12 volt DC source. If the same coil is connected to 12 volt 50 radians per second AC source, a current of 2.4 ampere flows in the circuit. Determine the inductance of the coil. ठीक है, तो कॉइल है बच्चे, वो किस चीज से बनती है? वायर से। वही कि वायर को आपने ऐसे राउंड 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 कर लिया तो कॉइल बन गई। ठीक है, अब कॉइल में और प्योर इंडक्टर में फर्क होता है ना। आइडियल इंडक्टर में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, बट कॉइल में क्या होगा, कॉइल तो वायर से बनी होगी, तो इसके वायर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा। ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस, अगर जब आप इस कॉइल को किसी डीसी पावर सोर्स से जोड़ोगे तो क्या होगा, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ इसमें करंट फ्लो करेगा सर्किट में, और वो करंट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट फ्लोज व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट डीसी पावर सोर्स। तो करंट इन द, इसका रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल क्या आ गया बताओ, R इज इक्वल टू 12/4 यानी कि 3 ohms। 3 ohms इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। जब यही कॉइल कनेक्ट की जाएगी एसी सोर्स से, तो एसी सोर्स से जब कनेक्ट की जाएगी तो इसका दोनों बिहेवियर काम आएंगे, एक तो रेजिस्टिव बिहेवियर और दूसरा इंडक्टिव बिहेवियर। तो उसमें उस केस में क्या होगा, एसी पावर सोर्स है तो एसी पावर सोर्स की वजह से कुछ इफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल की वजह से आएगा जो 3 ओम था, और कुछ इसका इंडक्टेंस भी रहा होगा जो हमें नहीं पता, उसकी वजह से कुछ इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब आपको वही फाइंड आउट करना है, इंडक्टेंस एल ऑफ द कॉइल। करो अब इसको। वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज 12 वोल्ट्स और इसका ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 50 रेडियंस पर सेकेंड। करो। करंट इन एसी सर्किट होता है I इज इक्वल टू V/Z। Z कैलकुलेट करना है आपको सबसे पहले, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट R² प्लस XL²। अब आंसर बताएंगे बच्चे सीधा आपने। इम्पीडेंस आया बच्चे आपका? देखो इम्पीडेंस तो ऐसे निकल जाएगा, बट Z इक्वल टू V/I। तो वोल्टेज आपका 12 वोल्ट RMS था, डिवाइडेड बाय करंट कितना था 2.4 व्हेन इट इज कनेक्टेड टू AC पावर सोर्स। तो 12/2.4 आपका आएगा इम्पीडेंस का वैल्यू, एंड दैट शुड बी इक्वेटेड टू √R² आपका 3 है, 3² प्लस XL²। यहाँ से आप XL निकालो सबसे पहले। ठीक है, ओनली अननोन इज XL। XL निकाल लो, एंड दैट XL कैन बी इक्वेटेड टू ओमेगा L, जहाँ पे ओमेगा आपको दे रखा है 50 रेडियंस पर सेकेंड इंटू L। तो L आपका आ जाएगा XL/50। ठीक है, XL/50। अब पहले XL बताओ मुझे, और फिर उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा L इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे बच्चों? रितु, नंदिनी, व्योम, यस सर। करो फिर एक्सेल की वैल्यू कैलकुलेट करो। यस सर कर रहे हैं।
हाँ करो एक्सेल बाई 50, फिर फाइनल आंसर बताना। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो जो भी आपका आंसर आता है, ABCD। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, देखते हैं फिर। कल आप लोगों की फिजिक्स की क्लास है बच्चों? कल सर होनी तो चाहिए कल सुबह, सुबह कह रही हूँ, शाम को। यस सर। कल है टाइम टेबल में? अच्छा कल का देखते हैं। आपका B03 है ना, तो कल अच्छा है 7 to 8:30। अच्छा कल भी मैं ही लूंगा आपकी क्लास। तो नया कुछ स्टार्ट होना है ना आपके उसमें, इसमें आपके बैच में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है क्या? नो सर। सिलेबस सिलेबस क्या चल रहा है अभी, क्या पढ़ा रहे थे मैम? ज्योमेट्रिकल। अच्छा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो वो पढ़ाना है फिर आपको, टोटल इंटर रिफ्रैक्शन और प्रिज्म वाला ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, कल आपको प्रिज्म और TIR पढ़ाऊंगा। अब तक जो पढ़ा ऑप्टिक्स में समझ आ गया तुम्हें? ठीक है ना, बाकी आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे रहेगा। आया बच्चों एक्सेल की वैल्यू? व्योम का आंसर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है भाई, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 0.08 हेनरी, 0.08 हेनरी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो एल की वैल्यू आपकी 0.08 हेनरी आनी चाहिए। एक्सेल की वैल्यू भी अगर आप बता पाओ तो मैं लिख देता यार, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है एक्सेल की वैल्यू। चलो कर ही लेते हैं ना। 12/2.4 क्या आएगा? आपका आ जाएगा 12/2.4 कितना आ रहा है? 5 आ गया ना। 12/2.4 5 आ ना, तो ऐसा हो गया, देखो इसको यहाँ लिख देते हैं। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना हो गया यार? 16. 16 इज इक्वल टू एक्सेल स्क्वायर। तो एक्सेल आपका क्या आ गया? इंप्लाइज एक्सेल इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4/50 आपको करना है, तो 4/50 कर दो बस। एल इज इक्वल टू 4/50। तो 4/50 करोगे तो 0.08 ही आएगा, फिर हमारा सही है। कर लो। इतना स्लो क्यों हो जाते हो? देखो दिख ही रहा है यार, ये तो 2.4 है ऊपर। 12 2 12 2 24, तो 10/2 आएगा आंसर, सीधा दिख रहा है, तो 5 आएगा ना। ऐसे हो गया हमारा, तो 0.08 हेनरी। चलो ये किया क्यों? सबसे बड़ी बात ये कि क्वाइल दिया हुआ था, क्वाइल। इंडक्टर लिखा होता तो रेजिस्टेंस 0 मानते, क्वाइल दिया है तो दोनों चीजें, इसलिए ऐसा हुआ। और बाकी कंडीशन देख के भी हमें पता चल रहा है क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स एट 220 volts and supplies 2.2 ampere. The ratio of primary and secondary winding is, the output voltage is this. क्या इसका आंसर सी कर दूं सीधा बिना कुछ आगे पढ़े? कर दूं क्या? Yes, sir. क्यों? स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो इनपुट वोल्टेज से तो ज्यादा, Yes, sir. 220 से ज्यादा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है बस, है ना। कैलकुलेट भी क्यों करें? Yes, sir. तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू voltage at secondary coil divided by voltage at primary coil, because number of turns is directly proportional to the voltage। ठीक है, अब ऐसा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ सेकेंडरी टू नंबर ऑफ प्राइमरी क्या हो गया? 50/11, क्योंकि प्राइमरी टू सेकेंडरी 11/50 दे रखा है, तो सेकेंडरी टू प्राइमरी 50/11 इज इक्वल टू वोल्टेज एट सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट प्राइमरी 220। तो वोल्टेज एट सेकेंडरी क्या आ गया? 50/11 इंटू 220, तो ये आपका आ गया 50 इंटू 20, तो 1000 वोल्ट्स, 1000 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज रहेगा, है ना। आउटपुट कॉइल पे 1000 वोल्ट्स रहेंगे। समझ आया? ये तो आसान था। Yes. क्वेश्चन नंबर 13 करो। Yes, sir. डायरेक्ट करंट of 10 ampere is superimposed on an alternating current
I is equal to this flowing through a wire, the effective value of the resulting current will be, resulting current की effective value क्या रहेगी? तो पहले तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। तो सीधा लिखो पहले तो आई आर एम एस ऑफ एसी, तो 40/√2। और डीसी की इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है? डीसी करंट की इफेक्टिव वैल्यू उसके बराबर ही होती है ना, 10 एम्पियर। इन दोनों को सुपर इम्पोज करना है और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट आपको बतानी है। आंसर बी नहीं बेटा, आंसर बी करेक्ट नहीं है यार। डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे इनको ना, ऐड ऐसे करेंगे। आई जो है नेट जो आएगा दैट डीसी टू एसी वो ऐसे आता है, डीसी वाले को जोड़ लो उसका स्क्वायर प्लस एसी वाले की इफेक्टिव वैल्यू का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। तो अब कैलकुलेशन करोगे तो आपका √100 प्लस 1600/2 800 दैट इज √90 930 आएगा, इसका 30 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो 30 एम्पियर ऑप्शन डी। ये याद रख लो आप कि जब एसी डीसी ऐड करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, रूट करके स्क्वायर करके ऐड करो और अंडर करो। चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 14, वोल्टमीटर इन एन एसी सर्किट। सर जो ऊपर वाला ऑप्शन कौन सा था? आरएमएस वोल्टेज। डी बेटा, ऑप्शन डी आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, जो एसी के मेजरिंग डिवाइसेस है जैसे एसी वोल्टमीटर वो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मेजर करेगा, एसी एमीटर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करेगा। ठीक है, हाँ नंदिनी डाउट बचा? नो सर, ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन डी है ना, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन। तो ये तो आसान है। ओके Yes, sir. ये क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। डी। एवरेज Sir, इसका ऑप्शन डी। डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। करंट ईएमएफ फेज डिफरेंस। पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज आरएमएस करंट आरएमएस इनटू कोस ऑफ फाई, पावर फैक्टर है ना। जैसे अगर हम डीसी पावर की बात करते हैं तो पावर वीआई लिख देते हैं डायरेक्टली, बट यहाँ पे क्या है यस सर। है, तो हम क्या करते हैं एक कोस फैक्टर उसके साथ एक्स्ट्रा होता है, कोस ऑफ फाई। यहाँ पे कोस फाई को क्या बोलते हैं बच्चे? अरे पावर फैक्टर। फैक्टर। और क्या? मुझे लग रहा है कि अगर तुम्हें 100-150 क्वेश्चन करा दिए जाए ना तो तुम्हारा दिमाग चलने लग जाएगा धीरे धीरे है ना, भरोसा जग जाएगा कि हो जाएगा। सही है ना ये बात? ऐसी क्लास में यस सर। 150 सवाल बैठ के एक साथ कर लिए जाए तो मुझे लग रहा है फिर धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक भरोसा रहेगा कि चलो सर तो बैठे ही हैं, तो कुछ सोच लेंगे इधर उधर का भी, तो ठीक तो बाद में कराई देंगे है ना। तो अब तुम्हें देखो बोलने लग गए कुछ बच्चे की पावर फैक्टर है वीआरएमएस है, कोई नहीं। चलो ये और करो क्वेश्चन नंबर 16। अब तुम बोलोगे सर कितनी देर से बोल रहे हो कि एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 16 करो। सीरीज एलसीआर सर्किट में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? वी हैव टू सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ए और बी का अगर स्टेटमेंट ए और बी समझ नहीं आ रहा छोड़ दो उनको, सी और डी पढ़ो, क्या पता हमें उनमें से कोई रॉन्ग मिल जाए। Sir, ऑप्शन सी। सब लोग बताओ क्या आ रहा है सर? सी आया किसी का? सी आ रहा है, कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ आंसर। क्या? अरे माधव मैं भूल गया था, भेज दूंगा बेटा आज। मैं सारे ग्रुप में भेज दूंगा आज पीडीएफ में। मेरे साथ ना एक इशू ये है कि मेरे को ये नहीं पता भी कौन कौन से ग्रुप टैग्ड है किधर किधर, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ और फिर भूल गया उसको। आज सब में भेज दूंगा, एवरी ग्रुप विल रिसीव दैट पीडीएफ, तो आपको मिल ही जाएगा।
हाँ, तो फ्लूइड का पीडीएफ मांग रहे माधव, मैं आपको फ्लूइड पढ़ाया था ना एक दिन, तो वो भेजा नहीं यार मैंने, सॉरी। तो फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट रोंग स्टेटमेंट इज, तो स्टेटमेंट डी देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो रेजिस्टेंस के अंदर जो होता है पोटेंशियल, वो आपका अप्लाइड पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है, राइट। और कैपेसिटर में पोटेंशियल लैग कर रहा होता है विद एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो मान लो ये VR है, तो VC जो है लैग करेगा 90 डिग्री। तो क्या इनके बीच में फेज डिफरेंस π/2 का है? बिल्कुल है, यस ठीक है। और हाँ, ये भी कर लेना, कॉल कर लेना आप। और पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर एंड इंडक्टर हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। क्या कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में भी फेज डिफरेंस π/2 होगा? नो सर 180 डिग्री पाए होना चाहिए। है ना। तो ये आपका वोल्टेज इन इंडक्टर है वो लीड करेगा, और वोल्टेज इन कैपेसिटर क्या करेगा? लैग करेगा। रजिस्टर में जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है उसके, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? π/2 प्लस π/2 क्या होगा? पाई होना चाहिए। यस Yes, sir. तो स्टेटमेंट सी गलत हो गया, तो रोंग स्टेटमेंट इज सी। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो गया। तो दिस इज द रोंग स्टेटमेंट। ए और बी नहीं पढ़ रहे, अब पढ़ लेते हैं। देखो, अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज। बिल्कुल सही है कि अप्लाइड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इन द, जो आपका रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो सेम फेज में रहेंगे। बिल्कुल सही है। अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन इंडक्टर हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो अप्लाइड वोल्टेज जो है वो रजिस्टर की डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर मैं V को भी ड्रॉ करूं तो वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, V अप्लाइड वोल्टेज। तो इनके बीच में जो है एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री दिख रहा है ना, इंडक्टर और इसके बीच में 90 है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थे, A एंड B, और D भी सही था। तो द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट इज करेक्ट इज स्टेटमेंट C। चलिए ये और बता दो, फिर छोड़ दूंगा पक्का। लास्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। Maximum power is dissipated in the circuit containing an inductor, a capacitor and a resistor connected in series when an AC source, when resonance occurs। क्या maximum power dissipate होता है when there is a resonance in the LCR circuit? Yes, sir. तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा? True. स्टेटमेंट 2 देखो, maximum power is dissipated in a circuit containing pure resistance Option C. due to zero phase difference between current and voltage। क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? True है। यस सर, सही है ये भी। जीरो फेज डिफरेंस है तो पावर फैक्टर का कोई पंगा है नहीं, तो मैक्सिमम पावर ड्रॉप होगा, मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगा। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे सही। तो करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी। सी। ठीक है, चलो अब मैं वो नहीं करूंगा आपको परेशान। जिनको क्वेश्चन नंबर 18 करना है कर लो, नहीं तो हो गया, फिर आगे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बाकी हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं।